सी 211 अध्याय 211 दिव्य तलवार बोल्डर पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियो और फैंग्यून जल्द ही अलग हो गए और अपने अपने रास्ते चले गए। उनमें से प्रत्येक के पास करने के लिए अपने अपने काम थे। ये जियो को यह भी पता चला कि फैंग्यून स्थानिक डोमेन में भी प्रवेश करने की योजना बना रहा था। उन दोनों ने अलविदा कहा और यदि भाग्य ने अनुमति दी तो वे स्थानिक डोमेन के अंदर फिर से मिलेंगे। ये जियो ने एक बार फिर अपनी दिव्य भावना जारी की और लिन हाओ की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही उसने उसे एक छोटे तलवार के आकार के पत्थर के सामने पाया। यह शिलाखंड शहर के केंद्र में रखा गया था और कई विशेषज्ञों ने इसे घेर लिया था। वे सभी तलवार के आकार की चट्टान से कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। लिन हाओ भी इस तलवार के आकार के शिलाखंड के सामने खड़े थे, लेकिन उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। इसके बजाय उनके शिष्य गु जिंगयुए तलवार के आकार के पत्थर को ध्यान से देख रहे थे और कई अन्य विशेषज्ञों की तरह कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। ये जियाओ के आगमन ने किसी को चौंका नहीं दिया। ये जियाओ ने चारों ओर देखा और किसी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? वह तलवार के आकार का पत्थर कौन सा है? उस आदमी ने ये जियाओ को अजीब तरह से देखा, जैसे कह रहा हो, क्या तुम मूर्ख हो? ऐसी दिव्य वस्तु के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं। फिर उन्होंने समझाया, यह एक दिव्य तलवार का बोल्डर है जिसे सम्राट स्टार फॉरेस्ट ने अपनी वापसी के बाद छोड़ दिया था। वह उसकी वापसी 1 मिनट रुके। क्या वे वापस आया? कब? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे आदमी फिर से कुछ कहने वाला था, लेकिन ये जियो ने उसे रोक दिया। जू लिंगजी के साथ बात करने के बाद ये जियाओ को पहले से ही पता था कि वे सम्राट स्टार फॉरेस्ट का पीछा करते हुए यहाँ आए थे। बहुत संभव है कि एम्परर स्टार फॉरेस्ट भी वापस आ गया हो, लेकिन जब उसने वास्तव में यह सुना तब भी वे आश्चर्यचकित रह गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जू लिंगजी और अन्य लोग फॉर्मेशन गॉड सिटी छोड़ने के बाद सीधे स्टार फॉरेस्ट सिटी आए। सम्राट स्टार फॉरेस्ट, जू लिंगजी और फ्रेग्रेंस पीच फेयरीलैंड के आगमन के अन्य विशेषज्ञों से पूरी तरह से अनभिज्ञ हो सकता है। उनकी नजर में वे अकेले सुबह के सितारों की भूमि पर लौट आए और कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा है। जू लिंगजी से ये जियाओ को पहले से ही पता चल गया था कि सम्राट स्टार फॉरेस्ट ने गहरे समुद्र के रसातल से खजाना प्राप्त करने के लिए अपने कई लोगों की बलि दे दी थी, जो ब्लू वैली की भूमि में निषिद्ध भूमि में से एक है। और उसके बाद वे सीधे सुबह के सितारों की भूमि पर आ गए। सम्राट स्टार फॉरेस्ट ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सच्चाई सामने आ गई है और फ्रेग्रेंस पीच फेयरीलैंड के लोग मॉर्निंग स्टार्स की भूमि तक उसका पीछा कर रहे हैं। और जू लिंगजी सम्राट स्टार फॉरेस्ट के सामने उसे आश्चर्यचकित करने के लिए प्रकट नहीं हुआ। ये जियाओ ने जून लिंगजी से यह भी सीखा था कि सम्राट स्टार फॉरेस्ट एक बहुत शक्तिशाली योद्धा और एक गोली रिफाइनर भी है। हालांकि वह जून लिंगजी जितना शक्तिशाली नहीं था, जो एक ओरिजिनल फ्यूजन सॉवरेन रियलम योद्धा है, लेकिन ब्लू वैली की भूमि में उसका प्रभाव भी बहुत मजबूत है। इसका मुख्य कारण उसका पिल रिफाइनर होना है। सम्राट सर फॉरेस्ट ने लाखों वर्षों पहले ही सुबह के सितारों की भूमि छोड़ दी थी। जब वह चला गया तो वे पहले से ही एक स्वर्गीय संत था, और इन लाखों वर्षों में वे शक्ति में वृद्धि करने और 9 वास्ट ओरिजिन सीरियलम विशेषज्ञ में एक विशेषज्ञ बनने में सक्षम था। हाँ, वह वापस आ गया है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? वह कुछ दिन पहले लौटा था और अपनी वापसी के तुरंत बाद उसने इस दिव्य तलवार शिला को बाहर निकाला और घोषणा की कि इस शिला के अंदर एक अद्भुत तलवार कौशल छिपा हुआ है। अगर कोई इसे समझ सके तलवार कौशल,
सम्राट स्टार फॉरेस्ट उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत करेगा और उस व्यक्ति को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा। यही कारण है कि यहाँ इतनी भारी भीड़ है। उस व्यक्ति ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। यह देखा जा सकता है कि वह एम्परर स्टार फॉरेस्ट के बारे में बात करने के लिए कितने उत्साहित थे। ये जियाओ ने सिर हिलाया और उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। फिर उसने लिन हाओ की ओर देखा जो दिव्य तलवार बोल्डर के सामने खड़ा था। गुजिंग्यू को कौशल को समझने दे रहा था और उसे किसी भी संभावित घात या खतरे से बचा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ ने तथाकथित दिव्य तलवार बोल्डर पर ध्यान केंद्रित किया और उस पर तलवार के कई निशान देखे। प्रत्येक तलवार के निशान का अपना विशेष उद्देश्य होता था और वह इतनी गहराई से भरा हुआ प्रतीत होता था कि यदि किसी का मन और इच्छा शक्ति कमजोर हो तो वह अचंभे में पड़ जाएगा। हर तलवार का निशान गहरा और उथला था, अलग अलग अर्थों के साथ। फिर ये जियाओ ने गुजिंग्यू की ओर देखा जो पूरी तरह से इन तलवार के निशानों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। गुजिंग्यू पूरी तरह से केंद्रित था। इसी समय उसे कुछ महसूस हुआ और अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। डिवाइन स्वॉर्ड बोल्डर पर तलवार के निशानों से तलवार का इरादा अचानक गुजिंग्यू की ओर बहता हुआ प्रतीत हुआ। धागों की तरह तलवार के इरादों की एक श्रृंखला ने गुजिंग्यू को परत दर परत घेर लिया और इस बदलाव ने सभी को हैरान होकर आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी लड़की किसी चीज को समझने वाली पहली व्यक्ति होगी। गुजिंग्यू को खुद यह बात नहीं पता थी। गुजिंग्यू के बगल में लिन हाओ सतर्क हो गए और उन्होंने ऊपर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल एकाग्र थीं, कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, लिन हाओ इस तथ्य से आश्चर्यचकित नहीं थे कि गुजिंग्यू दिव्य तलवार बोल्डर से प्रतिक्रिया पैदा करने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। वह किसी को भी गुजिंग्यू के प्रवाह को बाधित करने से रोकने और उसे एक शक्तिशाली तलवार कौशल को समझने से रोकने के लिए केंद्रित हो गया। इस समय गुजिंग्यू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। उसके अराजकता दिव्य सागर में अनिश्चित वास्तविकता वाला एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। पहली नजर में वह मायावी लगता था लेकिन अगले ही पल असली। यह बहुत अजीब था। ओह, इतना समय हो गया और आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति सामने आया है जो मेरी विरासत के लिए उपयुक्त है। गुजिंग्यू ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, क्या दिव्य तलवार बोल्डर आपके द्वारा छोड़ी गई विरासत है? वरिष्ठ बूढ़े ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। हालांकि उनका फिगर अलौकिक था लेकिन उनकी आंखें बेहद ऊर्जावान थीं। गुजिंग्यू ने बस ऊपर देखा और महसूस किया कि उसमें तलवार की शक्ति बह रही है। बिल्कुल नहीं, इस शिलाखंड में मेरे द्वारा पूर्व में विकसित किए गए तलवार कौशलों में से केवल एक है। यह मेरे द्वारा अरबों साल पहले छोड़ दिया गया है। दुर्भाग्य से कोई भी कुछ भी समझने में सक्षम नहीं था। मैंने बस इसकी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। बहुत समय बीत जाएगा और तभी कोई तुम्हारे जैसा दिखाई देगा। गुजिंग्यू ने फिर उत्सुकता से पूछा, सीनियर, आप इस समय कहाँ हैं? यह सुनकर बूढ़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो और वह अतीत को याद करने लगा हो। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, उस साल की लड़ाई के बाद मैं पहले ही मर चुका हूँ और जो यहाँ बचा है वह सिर्फ मेरी एक अवशिष्ट आत्मा है। फिर वह लड़ाई? गुजिंग्यू ने भौहें सिकोड़ ली लेकिन कुछ नहीं पूछा। वह जानती थी कि कुछ चीजें ना ही पूछी जाएं तो बेहतर है। इसके बजाय उसने कहा, क्या आपका कोई अनुरोध है? अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं उसे जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगी। गुजिंग्यू की बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और बोला, बस सावधान रहना। एक दिन मेरे दुश्मन तुम्हारे पीछे आ सकते हैं क्योंकि अभी अभी मेरे कौशल का पता चला है। हालांकि
चूंकि तुमने पहले ही मेरे इस विशेष कौशल को समझ लिया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दूंगा। और भी इतना कहने के बाद बूढ़े ने एक गहरी सांस ली, और फिर बूढ़े आदमी की भ्रामक लेकिन वास्तविक आकृति एक पल के लिए पूरी तरह से ठोस हो गई। उसकी हथेली के एक झटके से तलवार के बल की धाराएं गुजंगियों के अराजकता दिव्य सागर में बह गईं और एक के बाद एक आर पार होने लगीं। बूढ़े आदमी को केंद्र में रखते हुए तलवार के बल ने गुजंगियों के अराजकता दिव्य सागर के हर कोने को कवर कर लिया। गुजंगियू एक विशेष स्थिति में आ गया। ऐसा लगता है कि हर जगह खतरे हैं। जब तक वे थोड़ी सी भी हरकत करेगी, तलवार के बल पर उसे मिटा दिया जाएगा। हालांकि साथ ही तलवार बलों की ये धाराएं बहुत अनुकूल लग रही थीं। गुजंगियों की विशेष स्थिति गहरी हो गई और जल्द ही उसे कुछ नया समझ में आने लगा। अज्ञात समय के बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में तलवार की गहरी रोशनी चमक उठी। उसके दिमाग में बहुत सी नई जानकारी सामने आई और जब उसने यह जानकारी पढ़ी तो गुजंगियों का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मन ही मन बुदबुदाया, यह शक्ति, यह बल, यह अनंत लग रहा था। क्या अद्भुत तलवार है, क्या अद्भुत तेज है, क्या अद्भुत आभा है। ऐसा लगता है जैसे मैं अब शून्य को भेदने और आकाश को चकनाचूर करने में सक्षम हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। उसी समय उसके कैओस डिवाइन सी में एक आवाज गूंजी, मैंने आपके कैओस डिवाइन सी के अंदर अपनी तलवार की शक्ति का एक निशान छोड़ा है। जब आप माइनर सेंट बन सकते हैं तो मेरी तलवार की शक्ति आपको अपनी तलवार की शक्ति को समझने में मदद कर सकती है। बाहरी दुनिया में गुजंगियों के पूरे शरीर में भी चौंकाने वाले बदलाव आए। एक भयानक तलवार की आभा उसके शरीर से सीधे आकाश तक गई, जिससे आसपास की हर तलवार कांप उठी। यदि कोई स्थिर तलवार थी जो प्रतिक्रिया नहीं करती थी, तो वे लिनहाओ की पीठ पर रखी ईश्वर की हत्या करने वाली तलवार थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड 112 अध्याय 212 लिनहाउ से दोबारा मुलाकात। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन गुजंगियों द्वारा विरासत कौशल प्राप्त करने का दृश्य देखने वाले लोग गहराई से आश्चर्यचकित थे। उसने वास्तव में कौशल प्राप्त किया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे सम्राट स्टार सम्राट किंवदंती की शिष्या बन सकती है? वास्तव में यह व्यक्ति कौन है? हे भगवान, वह बहुत भाग्यशाली है। यह भाग्य नहीं है, मूर्ख। इसे हम प्रतिभा कहते हैं जो यहाँ किसी के पास नहीं है। यहाँ हर कोई इस कौशल को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केवल वह ही ऐसा करने में सक्षम थी। इसका केवल यह मतलब हो सकता है कि वे हम सभी से अधिक प्रतिभाशाली है। लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। उन सभी के चेहरे पर एक जैसे भाव थे। उन सभी के चेहरे पर उत्साह और आश्चर्य की अभिव्यक्ति थी। अचानक आकाश में बिजली चमकी और पूरा आकाश जगमगा उठा। रोशनी इतनी तेज थी कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हा हा हा, अच्छा अच्छा। आकाश में एक हार्दिक हंसी सुनाई दी और जल्द ही एक शक्तिशाली आकृति नीचे उतरी। यह गहरे हरे रंग का वस्त्र पहने हुए एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसकी कमर के नीचे तलवार लटक रही थी। पहली नजर में ही लोगों को पता चल गया कि यह बूढ़ा आदमी बेहद खौफनाक विशेषज्ञ है। वह पूरे मॉर्निंग स्टार्स लैंड में अब तक देखे गए किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वे इस बूढ़े व्यक्ति की शक्ति की सीमा की कल्पना नहीं कर सकते थे। यह बूढ़ा व्यक्ति ही वे व्यक्ति था जिसे इस समय लोग सबसे अधिक देखना चाहते थे। ये शख्स था एम्परर स्टार फॉरेस्ट। दूर स्टार फॉरेस्ट सिटी में एक सराय के अंदर जू लिंगजी, लिंगयू और अन्य लोग भी शहर के केंद्र में हुए आकाश में अचानक परिवर्तन से आकर्षित हुए थे। उन सभी ने उस दिशा में देखा और खड़े हो गए।
ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें एक बहुत ही परिचित आभा महसूस हुई। यह आभा उसी की थी जिसका वे पीछा करते हुए सुबह के सितारों की भूमि पर आए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अब हमारे लिए कार्यवाही करने का समय आ गया है। आखिरकार वह सामने आ गया है। चलो चलें, जुलिंगजी ने कहा और सराय से बाहर चली गई। उसके लोग उसके पीछे पीछे चले और फिर एक क्षण ऐसा आया जब हर कोई गायब हो गया। अगले ही पल वे चुपचाप भीड़ के बीच प्रकट हो गए। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि सम्राट स्टार फॉरेस्ट पर भी नहीं, जो खिलखिलाकर हंस रहा था। लेकिन ये जियाओ हमेशा की तरह एक अपवाद था। खैर, यह कहा जा सकता है कि किस्मत ने यहाँ मुख्य रूप से भूमिका निभाई क्योंकि जून लिंगजी और अन्य लोग उसके ठीक बगल में दिखाई दिए। हालांकि वे चुपचाप दिखाई दिए, फिर भी परिवेश में ऊर्जा के मामूली उतार चढ़ाव ने ये जियों को सचेत कर दिया। जब वह मुड़ा तो उसने जून लिंगजी और अन्य लोगों को देखा। हालांकि ये जियों के विपरीत, जून लिंगजी और अन्य लोगों ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। उनका पूरा ध्यान एम्परर स्टार फॉरेस्ट पर केंद्रित था। सम्राट स्टार फॉरेस्ट कुछ सेकंड के लिए हंसा और फिर गुजिंग्यू के सामने उतर गया। उसने उसे ध्यान से देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, तुम वास्तव में कुछ समझने में सक्षम होने के लिए प्रतिभाशाली हो, यहाँ तक कि मैं उस समय भी समझने में असफल रहा था। तुम्हारा नाम क्या है, छोटी लड़की? क्या सम्राट स्टार फॉरेस्ट भी इस दिव्य तलवार बोल्डर पर तलवार के कौशल को समझने में विफल रहा? क्या इसका मतलब यह है कि इस शिलाखंड पर तलवार चलाने का कौशल सम्राट स्टार फॉरेस्ट का नहीं बल्कि किसी और का है? क्या बात है। मैंने सोचा कि चूंकि यह सम्राट स्टार फॉरेस्ट द्वारा लिया गया परीक्षण था, दिव्य तलवार बोल्डर पर तलवार कौशल उसी का है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बारे में सोचो। यहाँ तक कि सम्राट स्टार फॉरेस्ट भी इस तलवार कौशल को समझने में असमर्थ था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह कौशल भयानक है? क्या हो रहा है? यह समझकर लोगों की आंखों में लालच चमक आया। उन्होंने गुजिंग्यू को ऐसे देखा जैसे भेड़ियों का झुंड अपने शिकार को देख रहा हो। उस पल में हर किसी को यह एहसास हुआ कि अगर वे गुजिंग्यू को तलवार का कौशल दे सकें, तो वे बेहद शक्तिशाली बन सकते हैं। शायद सम्राट स्टार फॉरेस्ट का सामना करने के लिए भी काफी शक्तिशाली हो सकते हैं। हम ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट स्टार फॉरेस्ट को लोगों के दिलों में लालच का एहसास हो गया था। उसने ठंडी सांस ली और घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों पर एक बड़ा दबाव पड़ा, जिससे उन्हें घुटन महसूस हुई। लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई और जल्द ही उनकी सांसें थम गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सौभाग्य से दबाव बहुत जल्द गायब हो गया और लोगों को एहसास हुआ कि वे पहले से ही जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। उनके शरीर पसीने और खून से लथपथ थे। हाँ, पसीना और खून। किसी समय उनकी खालें फट गईं और उनके शरीर से खून बहने लगा। इसे केवल एक बहुत ही छोटा एपिसोड कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में इसने जून लिंगजी और येजियो और लिन हाओ सहित अन्य को सम्राट स्टार फॉरेस्ट के सामने उजागर कर दिया। फेरी जून, क्या आश्चर्य है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस भूमि पर आया हूँ? जब सम्राट स्टार फॉरेस्ट ने जून लिंगजी, लिंगयू और अन्य लोगों को देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति जल्द ही सामान्य हो गई। वह जू लिंगजी को देखकर मुस्कुराया और बोला। फिर उसने लिन हाओ और ये जियाओ की ओर भी देखा। जू लिंगजी ने एम्परर स्टार फॉरेस्ट को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आश्चर्य से ये जियो और लिन हाओ की ओर देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हालांकि सम्राट स्टार फॉरेस्ट ने अपनी आभा को दबा दिया था ताकि इसका असर मॉर्निंग स्टार्स की भूमि पर न पड़े, हालांकि फिर भी
उसकी आभा कुछ ऐसी नहीं थी जिसे लिन हाओ जैसा कैओस स्पिरिट क्षेत्र का योद्धा और ये जेओ जैसा मामूली संत झेल सके। वह आभा 9 वास्ट ओरिजिन सीरियलम वॉरियर के एक विशेषज्ञ की थी। जू लिंगजी ये जियाओ को जानती थी, वे उससे मिल चुकी है और यहाँ तक कि उसके साथ रेड स्काई क्षेत्र से स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र तक भी गई थी। जहाँ तक लिन हाओ का सवाल है, जून लिंगजी उनसे कभी नहीं मिले थे। वह केवल कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा था, लेकिन उसने वास्तव में सम्राट स्टार फॉरेस्ट की आभा का सामना किया। यह पूरा करना काफी चौंकाने वाली बात थी। ये जियाओ भी चेहरे पर मुस्कान के साथ लिन हाओ को देख रहा था, और इसके विपरीत ये जियो लिन हाओ के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। ये जियाओ को यहाँ देखकर वे अविश्वसनीय रूप से चौंक गया। उसने सोचा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन वह जानता था कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। उसने यह भी सोचा कि यह युवा जो गुजिंग्यू की उम्र का लग रहा था, वह सिर्फ एक व्यक्ति था जो ये जियो का नकल किया हुआ संस्करण दिखता था। लेकिन फिर ये जियो के चेहरे पर मुस्कुराहट ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत संभव है कि यह व्यक्ति वास्तव में ये जियो हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इसे बीते एक ऐसा हो गया है। सम्राट स्टार फॉरेस्ट को नजरअंदाज करते हुए ये जियाओ ने लिन हाओ की ओर अपना हाथ लहराया और आगे बढ़कर पूछा, आप कैसे हैं? यह वास्तव में आप ही हैं? लिन हाओ ने अंततः गहरी भावना का परिचय दिया और अपनी बात रखी। उसने अपना सिर हिलाया और बेतहाशा मुस्कुराया भी। फिर दोनों ऐसे गले मिले जैसे पुराने दोस्त बहुत दिनों बाद मिल रहे हों। क्या वे अंकल ये हैं जिन्होंने सोर्स यूनिवर्स में महानता हासिल की और अपनी ताकत पर भरोसा करके ब्रह्मांड से परे चले गए? वह उतना अद्भुत नहीं दिखता, वह भी बहुत छोटा दिखता है। जब गुजिंग्यू ने लिन हाओ को सुना और उसे ये जियो को गले लगाते देखा, तो वे अपने दिल में चुपचाप बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सकी। ऐसा लगता है कि लिन हाओ ने ये जियो के बारे में गुजिंग्यू से बात की है। सम्राट स्टार फॉरेस्ट का लक्ष्य गुजिंग्यू को छोड़कर पूरी भीड़ थी, इसलिए वे उसकी आभा से जरा भी प्रभावित नहीं हुई। चूंकि वह प्रभावित नहीं हुई थी, वे नहीं जानती थी कि वे आभा वास्तव में कितनी भयानक थी। इसलिए उसने गलत समझा कि यह कुछ खास नहीं था, और उसे ये जियाओ का शांत रहना और एकत्र रहना अजीब नहीं लगा। हालांकि वे दर्द से कराहती भीड़ और उनकी फटी हुई त्वचा को देखकर वास्तव में हैरान थी। एम्परर स्टार फॉरेस्ट और जू लिंगजी दोनों को यह दृश्य बहुत अजीब लगता है। ये दोनों लोग न केवल सम्राट स्टार फॉरेस्ट की आभा का सामना कर रहे थे, वे वास्तव में सभी को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे। क्या तमाशा चल रहा है? जब ये जियाओ और लिन हाओ अलग हो गए, तो गुजिंग्यू उनके सामने चला गया और पूछा, मास्टर, क्या वे हैं अंकल? ये हैं मालिक। यह सुनकर सम्राट स्टार फॉरेस्ट भौंचक्का रह गया और उसने लिन हाओ की ओर देखा। उसके विचार अज्ञात थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। लिन हाओ ने सिर हिलाया, हाँ, वह वही है। फिर उन्होंने ये जियाओ से पूछा, लाखों साल हो गए हैं और आखिरकार हम फिर से मिल रहे हैं। लाखों वर्ष? ये जियाओ ने भौहें सिकुड़ ली और सदमे में चिल्लाया। उसने सिर हिलाते हुए पूछा, मुझे बताओ, मैंने गलत सुना? लिन हाओ ने भौहें चढ़ा दी। उन्हें नहीं पता था कि ये जियाओ इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों दे रहा था, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आपके जाने के बाद मैंने स्वर्ग पर 3 मिलियन से अधिक वर्षों तक शासन किया, जब तक कि यह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गया। मैं इतना भाग्यशाली था कि मेरी मृत्यु नहीं हुई और मुझे अराजकता के शून्य का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से एक व्यक्ति ने फोन किया, शून्य भगवान प्रकट हुए और मुझे मरने से बचाया। मैं पहले से ही 200 से अधिक वर्षों से अराजकता के शून्य में भटक रहा हूँ। तो हाँ,
जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से लाखों साल हो गए हैं। लिन हाओ के स्पष्टीकरण ने न केवल ये जियो को गहरा झटका दिया, बल्कि उसके दिल में कई भावनाएं भी जगा दी। यहाँ तक कि एम्परर स्टार फॉरेस्ट और जून लिजगी भी लिन हाओ के अनुभव के बारे में जानकर हैरान रह गए। आखिरकार लिन हाओ किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखते थे जो लाखों वर्षों से जीवित है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड्स और 13 अध्याय 213 गो। जिंगयू लिन हाओ का शिष्य पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ को पता नहीं था कि उसे स्वर्ग छोड़े हुए कितना समय हो गया है, लेकिन वह जानता था कि कम से कम कुछ मिलियन वर्ष बीत चुके हैं। साथ ही वह यह भी जानता था कि स्वर्ग नष्ट हो गया है। दर्द से भरी भावनाओं की लहरों ने उसके दिल पर हमला किया, जिससे ये जियाओ का शरीर कांपने लगा। वह इतने भावुक थे कि एक शब्द भी बोलना बेहद मुश्किल हो गया। उसने दूसरा प्रश्न नहीं पूछा और गायब हो गया। वह कहाँ चला गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। सम्राट स्टार फॉरेस्ट, जून लिंगजी और अन्य सभी स्तब्ध थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि ये जियाओ कैसे गायब हो गया। ये जियो उनके सामने था और फिर एक पल में गायब हो गया। उन्होंने अपनी दिव्य भावना भी जारी की और सुबह के सितारों की पूरी भूमि को घेर लिया, लेकिन ये जियो का एक भी निशान खोजने में असफल रहे। यह ऐसा था मानो ये जियाओ इस भूमि की सतह से पूरी तरह से गायब हो गया हो। वे केवल आश्चर्य से आप भर सकते थे और ये जियाओ के बारे में और अधिक उत्सुक हो गए। हालांकि चूंकि ये जियाओ यहाँ नहीं था, वे कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय उस पर ध्यान केंद्रित करने के जो उनके सामने था। छोटी लड़की, मुझे बताओ, क्या तुम मेरी शिष्या बनोगी? जब तक तुम मेरी शिष्या बनोगी, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें इतना मजबूत बनने में मदद करूँगा कि तुम सुबह के सितारों की भूमि को छोड़कर अन्य भूमि पर साहसिक कार्य कर सको। साथ ही जैसे मेरे शिष्य, तुम मॉर्निंग स्टार्स की महारानी भी बन सकती हो। मॉर्निंग स्टार्स के लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें तलवार संत कहते हैं, और जब तक तुम चाहो तब तक कुछ भी कर सकते हो। अब बताओ, तुम्हारा उत्तर क्या है? सम्राट स्टार फॉरेस्ट ने गुजिंग्यू पर गहरी नजर डाली और पूछा। उसे खुद पर पूरा भरोसा था और उसने सोचा कि जब तक वह मूर्ख या पागल नहीं है, वह निश्चित रूप से उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेगी। जहां तक लिन हाओ का सवाल है, यह मास्टर सम्राट स्टार फॉरेस्ट उसके बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचता था। हाँ, लिन हाओ में अपनी आभा द्वारा लाए गए दबाव को झेलने में सक्षम होने की कुछ क्षमता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे उसकी आंखों में प्रवेश कर सकता है। वह गुजिंग्युए का गुरुवार बनने के योग्य नहीं था। आखिरकार गुजिंग्यू वह व्यक्ति है जो डिवाइन स्वॉर्ड बोल्डर से तलवार कौशल को समझने में सक्षम था, कुछ ऐसा जो वह सैकड़ों बार कोशिश करने के बाद भी करने में असफल रहा। वह एक ऐसे शिष्य को स्वीकार करना चाहते थे जो दिव्य तलवार शिला पर तलवार के निशानों में छिपे तलवार कौशल को समझ सके, ताकि वे उस शिष्य को बाद में वे कौशल दे सके। उसके विचार पहले बहुत सरल थे। वे उस व्यक्ति को अपने फायदे के लिए तब तक इस्तेमाल करना चाहता था जब तक वह व्यक्ति डिवाइन स्वॉर्ड बोल्डर से कौशल सीख लेता है। लेकिन जब वास्तव में ऐसा हुआ, तो उसने अचानक अपना मन बदल लिया और गुजिंग्यू का पालन पोषण करना चाहा। लेकिन निसंदेह उसके मन में और भी कुछ चल रहा था। मुझे क्षमा करें, मेरे पास पहले से ही एक गुरुवार है। मैं जीवन में कभी भी दूसरा गुरुवार स्वीकार नहीं करूंगा, गुजिंग्यू ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। जहां तक सम्राट स्टार फॉरेस्ट के वादे की बात है, उसने मन ही मन कहा, कोई अपने स्वामी की जगह कैसे ले सकता है? हालांकि उसका मालिक केवल कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा है, उसकी ताकत कहीं बेहतर है।
उसके मालिक को बड़े बड़े संतों से भी डर नहीं लगता। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उसके गुरुवार के कौशल अथाह हैं। उनकी तलवार चलाने की कला, तलवार से उनका जुड़ाव, तलवार के प्रति उनका दिल और तलवार चलाने का उनका तरीका बहुत अनोखा और असीम गहराई से भरा हुआ है। उसने अपने मालिक जैसा कोई दूसरा व्यक्ति कभी नहीं देखा। उसे अभी भी याद है कि सुबह के सितारों की भूमि पर आने से पहले क्या हुआ था। यह पहली बार था जब उसके मालिक ने ईश्वर वध करने वाली तलवार को लपेटने वाले सफेद कपड़े को हटाया और काट दिया। उसके बाद का दृश्य यादगार था और उसे भूलना मुश्किल था। वह अभी भी उस तलवार के वार के आतंक को याद कर सकती है और महसूस भी कर सकती है। दुश्मन के ड्रैगनस्किन फ्लाइंग शिप को कई छोटे संतों और प्रमुख संतों के साथ हजारों टुकड़ों में काट दिया गया था। लेकिन यह अंत नहीं था, यहाँ तक कि शून्य भी टुकड़ों में बिखर गया था। यही वह क्षण था जब उन्होंने शून्य में से एक कट से एक भूमि देखी। शून्य के उस अंतराल से होकर वे सुबह के सितारों की भूमि पर आए और यहाँ उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उसका मानना था कि कोई अन्य योद्धा नहीं है जो वह कर सके जो उसके स्वामी ने तलवार से किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वे केवल 10 वर्ष की थी, तब उसके गुरुवार ने ही उसे स्वर्गीय राक्षसों के एक समूह से बचाया था। उसके माता पिता शक्तिशाली लोग थे, लेकिन दुर्भाग्य से अन्य घुमक्कड़ों की तरह वे भी अराजकता के शून्य में भटक रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर उसके माता पिता को स्वर्गीय राक्षसों का सामना करना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। यदि लिन हाओ समय पर प्रकट नहीं होती तो वे भी मर जाती। उस दिन से लिन हाओ ने उसे अपने साथ ले लिया और उसे खेती सिखाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि उसकी तलवार चलाने की प्रतिभा अद्भुत है, इसलिए उसने उसे तलवार चलाने के तरीके के बारे में सब कुछ सिखाया। उसने कभी कुछ नहीं छिपाया और उसे खेती और तलवार के बारे में वह सब कुछ बताया जो वह जानना चाहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने उसे खेती के लिए अपने सारे संसाधन भी दे दिए ताकि वह मजबूत हो सके। और अब 6 साल बीत चुके हैं। गुजिंग्यू के लिए लिन हाओ ही उसका सब कुछ था। लिन हाओ की जगह कोई नहीं ले सकता। लिन हाओ न केवल उसके गुरुवार थे बल्कि उसके पिता भी थे। वह लिन हाओ के विश्वास और उसके लिए दिए गए बलिदान को कैसे धोखा दे सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन भले ही अराजकता का राजा स्वयं उसे प्रस्ताव दे रहा हो, फिर भी वह अराजकता पर शासन करने के बजाय अपने स्वामी के साथ रहना पसंद करेगी। वह गुजिंग्यू लिन हाओ की शिष्या है और वे हमेशा रहेगी। क्या सम्राट स्टार फॉरेस्ट ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गुजिंग्यू उसे अस्वीकार कर देगा? कौन है ये? वह सम्राट स्टार वन है। वह सुबह के सितारों की भूमि में एक किंवदंती है। कोई उसे कैसे अस्वीकार कर सकता है? और यह केवल एक अराजकता आत्मा क्षेत्र योद्धा के लिए है। क्या आपको यकीन है? सम्राट स्टार फॉरेस्ट ने फिर से पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज ठंडी थी और उसकी आंखों में ठंडी चमक चमक रही थी। जब गुजिंग्यू ने उसे अस्वीकार कर दिया तो उसे लगा कि उसने उसे अपमानित किया है। वह एक नौविशाल मूल समुद्री क्षेत्र योद्धा, एकमात्र कैओस डस्ट दायरे योद्धा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। वह इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर सके। चाहे वह सुबह के सितारों की भूमि हो या नीली घाटी की भूमि, जब तक वे अपना मुंह खोलता है, यहाँ तक कि अराजक अधिकती संत भी उसके शिष्य बनने के लिए आपस में मौत तक लड़ेंगे। लेकिन अब उसे केवल कैओस डस्ट दायरे के योद्धा ने अस्वीकार कर दिया था। उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी और इस बार उसने अपनी आभा को बिल्कुल भी नहीं दबाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सुबह के सितारों की भूमि को कुछ नहीं हुआ और यहाँ तक कि लिन हाओ और गुजिंग्यू को भी कुछ महसूस नहीं हुआ। तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस क्षण गुजिंग्यू ने एम्परर स्टार फॉरेस्ट को अस्वीकार कर दिया,
जून लिंगजी के चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान आ गई। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। साथ ही वह एम्परर स्टार फॉरेस्ट के किरदार को सबसे अच्छे से समझती नजर आती हैं। वह जानती थी कि सम्राट स्टार फॉरेस्ट अस्वीकृति सहन नहीं कर पाएगा और क्रोधित हो जाएगा। इसीलिए उसने तुरंत एक ऊर्जा क्षेत्र बनाया, जिसने फ्रेग्रेंट पीच फेयरीलैंड, एम्परर स्टार फॉरेस्ट, लिनहाओ और गुजिंग्युए के सभी लोगों को घेर लिया। वह कौन है? वह एक ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन रियलम योद्धा है। उसके संरक्षण में 9 विशाल उत्पत्ति समुद्री क्षेत्र का योद्धा किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? यह उसके संरक्षण में है। लैंड ऑफ मॉर्निंग स्टार्स या किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अन्यथा सम्राट स्टार फॉरेस्ट से ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होने वाले पहाड़ी दबाव के कारण इस भूमि का मूल भाग हिल गया होता। जून लिंगजी, ऐसा लग रहा था कि सम्राट स्टार फॉरेस्ट को कुछ एहसास हुआ और उसने जू लिंगजी की ओर गुस्से से देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। जब गुजिंग्यू ने उसे अस्वीकार कर दिया तो उसे अपमानित महसूस हुआ, लेकिन यह उसे इतना गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। वह हारने के विचार से क्रोधित था। उसे लगा कि गुजिंग्यू ने उसका फायदा उठाया है। उनकी स्थिति स्पष्ट थी। वह किसी को भी अपने शिष्य के रूप में तब तक स्वीकार करते थे जब तक वे दिव्य तलवार बोल्डर से तलवार कौशल को समझ सकें। गुजिंग्यू ने तलवार कौशल को समझ लिया, लेकिन जब वे चाहता था कि वे उसकी शिष्या बने, तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसने तलवार चलाने का कौशल भी खो दिया है, जिसे वह बुरी तरह चाहता था? इसीलिए वह गुजिंग्यू को बलपूर्वक दबाना चाहता था और स्वेच्छा से उसे तलवार का कौशल सौंपना चाहता था। उसके बाद उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर वह उसे मार डालेगा। लेकिन जून लिंगजी ने समय पर हस्तक्षेप किया और उसे रोक दिया। वह 9 विशाल उत्पत्ति समुद्री क्षेत्र योद्धा के रूप में भी एकमात्र कैओस डस्ट क्षेत्र योद्धा के लिए कुछ नहीं कर सका। इससे उनका गुस्सा भड़क गया, जिससे मौजूदा प्रतिक्रिया हुई। हम जू लिंगजी ने ठिठुरते हुए कहा और सम्राट स्टार फॉरेस्ट की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। जब उसने जू लिंगजी की आभा के अदृश्य दबाव को सहन किया तो उसे लगा जैसे दुनिया उसकी पीठ पर है। उसके मुंह से खून निकलकर जमीन पर टपक पड़ा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुम मेरा नाम लेने के योग्य भी हो? जू लिंगजी ने सूंघते हुए कहा। उसकी आंखों में ठंडी चमक चमक रही थी। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सी 214 क्रिस्टलीकृत करें 9 विशाल उद्गम समुद्री क्षेत्र। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस क्षेत्र में एक योद्धा के खेती करने के लिए 9 विशाल मूल समुद्र हैं। एक अराजकता अधिपति संत को 9 विशाल उत्पत्ति समुद्री क्षेत्र योद्धा बनने के लिए अपने अराजकता दिव्य सागर को एक विशाल उत्पत्ति सागर में बदलना होगा। इस कदम के साथ एक मार्शल योद्धा 9 विशाल मूल समुद्री क्षेत्र के पहले चरण में कदम रखता है। उसके बाद एक मार्शल योद्धा को अपने विशाल मूल सागर पर खेती करनी होती है और उसे बढ़ने देना होता है। उद्गम सागर जितना विशाल होगा, योद्धा उतना ही शक्तिशाली होगा। एक निश्चित बिंदु पर विशाल उद्गम सागर पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और एक विशेष कायापलट से गुजरना शुरू कर देता है और अपनी स्थिति को एक परत नीचे स्थानांतरित कर देता है, जिससे मूल स्थिति खाली रह जाती है। मूल स्थिति में एक मार्शल योद्धा दूसरे विशाल मूल सागर का पोषण शुरू कर सकता है और इस तरह वे 9 विशाल उद्गम समुद्री क्षेत्र के दूसरे चरण में कदम रखते हैं। उसी प्रक्रिया से गुजरते हुए एक मार्शल योद्धा कुल 9 विशाल मूल सागरों का पोषण करता है और 9 विशाल मूल सागर क्षेत्र को पूरा करता है। अंततः 9 विशाल मूल समुद्रों का पोषण करने के बाद उन्हें संलयन प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
अन्य साधना चरणों के विपरीत ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन क्षेत्र विशेष है। इसका केवल एक चरण है और एक योद्धा 9 विशाल मूल समुद्रों को पूरी तरह से एक में एकीकृत करने के बाद एक मूल संलयन संप्रभु बन सकता है। उस एक उद्गम सागर को ही अंत में उद्गम सागर कहा जाता है। एम्परर स्टार फॉरेस्ट एक शक्तिशाली व्यक्ति है। वह लाखों साल पहले सुबह के सितारों की भूमि छोड़कर ब्लू वैली की भूमि पर चले गए। लाखों वर्षों की साधना के बाद उन्होंने कैओस स्पिरिट सेंट दायरे के साथ साथ कैओस ओवरलॉर्ड सेंट दायरे को भी पार कर लिया और अंततः 9 विशाल मूल सागर क्षेत्र के योद्धा बन गए। वह इस समय 9 विशाल उद्गम समुद्री क्षेत्र के छठे चरण में था। इसका मतलब यह भी है कि वह वर्तमान में अपने छठे विशाल उद्गम सागर का पोषण कर रहा है। एक विशाल उद्गम सागर को उसकी परिपक्वता तक पोषित करने में एक व्यक्ति को कई सौ हजारों वर्ष लग सकते हैं। इसलिए सम्राट स्टार फॉरेस्ट के लिए केवल अपने छठे विशाल उद्गम सागर का पोषण करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरी ओर ज़ू लिंगजी एक ओरिजिन फ्यूजन संप्रभु क्षेत्र योद्धा था। वह पहले ही 4 विशाल मूल समुद्रों को एक में मिला चुकी है और 5 और जाने बाकी हैं। ज़ू लिंगजी और एम्परर स्टार फॉरेस्ट के बीच ताकत का अंतर भयानक है। यह बहुत अलग है, इतना अधिक कि सम्राट स्टार फॉरेस्ट मॉर्निंग स्टार्स से प्राप्त खजाने और आशीर्वाद के साथ भी इस अंतर को पूरा नहीं कर सका। यही कारण है कि सम्राट स्टार फॉरेस्ट पूरी तरह से चुप हो गया और उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की जब जून लिंगजी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि वह उसका नाम लेने के योग्य नहीं है। सम्राट स्टार फॉरेस्ट अभी भी गुस्से में था, लेकिन उसने अपनी तर्कसंगतता हासिल कर ली थी और जानता था कि उसे सीमा पार नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह अपनी ही मातृभूमि में उन सभी लोगों के सामने एक भयानक मौत मर सकता है जो उसका सम्मान करते हैं। उसने गुस्से को बलपूर्वक दबाया, अत्यंत कुरूप मुस्कान निकाली और पूछा, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, परी जून। क्या तुम कृपया मुझे बता सकती हो कि तुम इस भूमि पर क्यों आती हो? बेशक वह जानता था कि जून लिंगजी क्यों आया था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। वह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उसने डीप सी एबिस से खजाना प्राप्त करने के लिए फ्रेग्रेंट पीच फेयरीलैंड के लोगों को मार डाला, जो ब्लू वैली की भूमि में निषिद्ध क्षेत्रों में से एक है। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं यहाँ आपके लिए हूँ, ज़ू लिंगजी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। मेरे लिए? आपका क्या मतलब है, परी जून? मुझे समझ नहीं आ रहा। सम्राट स्टार फॉरेस्ट फिर से मुस्कुराया और अनिश्चित अभिव्यक्ति दिखाने की कोशिश की, जैसे कि उसे पता ही न हो कि जून लिंगजी किस बारे में बात कर रहा था। अगर तुम नहीं समझे तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ बात करने के लिए नहीं आया हूँ। यह कहते हुए ज़ू लिंगजी ने लिंगयू की ओर देखा और बोली, यू ऐसा करो क्यों नहीं? लिंगयू मासूमियत से हंसी, लेकिन अचानक उसकी आंखें चांदी की रोशनी से चमक उठी और उसके शरीर से एक पवित्र चांदी की आभा उभर आई। सम्राट स्टार फॉरेस्ट ने भौहें चढ़ा दी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कैओस डस्ट दायरे की यह छोटी लड़की क्या करने वाली थी, लेकिन वे चिंतित नहीं था। जब तक जून लिंगजी स्वयं कार्यवाही नहीं कर रही थी, तब तक उसे चिंता नहीं थी कि कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है। लिंगयू को अपनी ओर आते देख उसने उसे रोकने की कोशिश किए बिना उसे चलने दिया। वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि यह उसके पूरे जीवन में की गई सबसे बड़ी गलती थी और इस गलती के कारण उसकी जान चली गई। लिंगयू जल्द ही सम्राट स्टार फॉरेस्ट के सामने पहुंच गया। उसका पूरा शरीर पहले से ही रहस्यमय शक्तियों से भरपूर चांदी की ऊर्जा से घिरे एक पवित्र शरीर में बदल गया था। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और सम्राट स्टार फॉरेस्ट के हाथ को छुआ। एम्परर स्टार फॉरेस्ट ने उसे नहीं रोका और उसे वही करने दिया जो वह कर रही थी।
उसे उससे किसी भी तरह का खतरा महसूस नहीं हुआ। वह यह भी देखना चाहता था कि यह छोटी लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने उसके स्पर्श से बचने या कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। इसी क्षण लिंगयू बहुत मधुरता से मुस्कुराया और क्रिस्टलाइज शब्द बोला। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने लिन हाओ, गोजिंगयू और ये जियाओ को बेहद चौंका दिया। हाँ, ये जियाओ भी वापस आ गया था। वे बस सबके सामने नहीं आया। पहले अत्यधिक भावनाओं के कारण जिसे ये जियाओ को दबाना बहुत मुश्किल लगता था, उसने टेलीपोर्ट करने के लिए अपनी हर ताकत का इस्तेमाल किया। उसके मन में कोई स्थान नहीं था और उसने बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट किया, और आश्चर्यजनक रूप से वे स्थानिक डोमेन के ठीक अंदर दिखाई दिया जहां हर कोई जाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगता है कि इस स्थानिक डोमेन में एक विशेष सुविधा है जिसने जून लिंगजी और सम्राट स्टार फॉरेस्ट को भी अंदर स्कैन करने से रोक दिया है, जिससे ये जियों की खोज करना असंभव हो गया है। स्थानिक डोमेन के अंदर वह जिस स्थान पर दिखाई दिया वह डोमेन की बाधा से केवल 3 कदम अंदर था। संक्षेप में, उसके और स्थानिक डोमेन और बाहरी भूमि को जोड़ने वाली सीमा के बीच की दूरी केवल 3 कदम थी। वहां ये जियों को कुछ पता चलता है। उसे न आकाश, न भूमि, न शून्य में कोई आंसू मिला। उसने जो पाया वह उससे 6 कदम आगे एक और अवरोध था। ऐसा लगता है कि जिस स्थान पर उसे टेलीपोर्ट किया गया था, उसे एक सुरक्षित क्षेत्र कहा जा सकता है जहां किसी को कुछ नहीं होगा। जहां तक अराजक स्थानिक डोमेन का सवाल है, इसे दूसरे अवरोध से शुरू होना चाहिए। वहां कुछ समय बिताने के बाद वे थोड़ा शांत हुए। तभी उन्होंने एक बार फिर टेलीपोर्ट किया और वापस उसी जगह पर लौट आए। वह वापस लौट आया क्योंकि उसे लिन हाउस से अभी भी बहुत सी बातें जानी थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके आगमन पर ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। उन्होंने लिंग यू को सम्राट स्टार फॉरेस्ट को छूते हुए और क्रिस्टलाइज शब्द बोलते हुए देखा, और फिर उसने सम्राट स्टार फॉरेस्ट को जमते हुए देखा। उसका शरीर अचानक मानव के आकार का क्रिस्टल बन गया। उसकी आंखें खोखली थीं, उनमें रोशनी का कोई संकेत नहीं था। वह मानो निर्जीव हो गया था। वह मरा नहीं था, लेकिन वे अब जीवित भी नहीं था। मानव आकार के क्रिस्टल के रूप में उसके बारे में हर चीज अस्तित्व में आ गई थी। वापसी करने के लिए किसी को लिंग यू को उसकी क्षमता वापस लेनी होगी, तभी सम्राट स्टार वन दोबारा वापस आ सका। नहीं तो वे हमेशा ऐसे ही रहेगा। और यदि टुकड़े टुकड़े नहीं हुए तो लोग उसे एक बहुत ही सजीव क्रिस्टल मूर्ति के रूप में ही सोचेंगे, न कम न ज्यादा। यहाँ तक कि उसके शरीर की आभा, जो 9 विशाल मूल समुद्री क्षेत्र के योद्धा के रूप में उसकी स्थिति का प्रतिनिधित्व करती थी, रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ, ये जियाओं को कोई पता नहीं है। उसने एक भूमि के आशीर्वाद का उपयोग किया। वह भूमि मुझसे कहीं अधिक मजबूत है। इसी समय ये जियाओ ने अपने दिमाग में एक बार फिर सुबह के सितारों की आवाज सुनी। मॉर्निंग स्टार्स ने उनसे आखिरी बार संपर्क किए हुए काफी समय हो गया है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं। ठीक है, ये जियाओ को संदेह था कि मॉर्निंग स्टार्स उससे कुछ चाहता है और केवल इसी वजह से उसने उससे दोबारा संपर्क किया, और उनका अनुमान सच निकला। मॉर्निंग स्टार्स ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सम्राट स्टार फॉरेस्ट को मार डालो, उसे देखो, वह अब जीवित नहीं है, ये जियाओ बोला। क्या आपको यकीन है, ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। वह यह जानकर पहले से ही आश्चर्यचकित था कि लिंगयू न केवल एक प्रतिभाशाली दिव्य शिलालेख मास्टर है, बल्कि एक भूमि सिद्धज्ञ व्यक्ति भी है। उन्होंने यह भी सोचा कि सम्राट स्टार फॉरेस्ट इस क्रिस्टलीकृत अवस्था में एक मृत व्यक्ति की तरह था, लेकिन उन्हें मॉर्निंग स्टार्स से अन्यथा कहने की उम्मीद नहीं थी।
मॉर्निंग स्टार्स का क्या मतलब है? क्या सम्राट स्टार वन अभी भी इस राज्य में जीवित है? क्या वे अब भी चीजें देख और सुन सकता है, जैसे कि ये जीवों के आंतरिक संघर्ष का अनुमान लगाने में सक्षम? मॉर्निंग स्टार्स ने कहा, जब वे पैदा हुआ था तो मैंने उसे रीएनिमेशन नामक क्षमता का आशीर्वाद दिया था। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड 115 अध्याय 215 पुनर्जीवन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वे पैदा हुआ तो मैंने उसे रीएनिमेशन नामक क्षमता का आशीर्वाद दिया। मैं मदर कैओस नहीं हूँ और मैं कैओस के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए किसी मृत को वापस जीवित करना मेरे लिए असंभव है। रीएनिमेशन एक ऐसी क्षमता है जिसमें किसी मृत व्यक्ति को वापस जीवन में लाने की क्षमता होती है। हालांकि मदर कैओस के नियमों के कारण इसने यह प्रभाव खो दिया, जिससे किसी मृत व्यक्ति को वापस जीवन में लाना असंभव हो गया। हालांकि जब तक चूंकि एक व्यक्ति के पास अभी भी सांस बाकी है और उसके शरीर में जीवन शक्ति का संकेत है, पुनर्जीवन अपने आप सक्रिय हो जाएगा, जिससे वे व्यक्ति तुरंत पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, जैसे कि उनका पुनर्जन्म हुआ हो। सम्राट स्टार फॉरेस्ट ने आज वे बनने के लिए मेरे आशीर्वाद पर भरोसा किया। इस क्रिस्टलीकृत अवस्था में सम्राट स्टार फॉरेस्ट की जीवन शक्ति और जीवन शक्ति पूरी तरह से दबा दी गई है। हालांकि वे हमारा नहीं है। पुनर्जीवन के कारण वे जल्द ही जागने वाला है। उस समय क्रिस्टलीकरण अवस्था टूट जाएगी। मैं वह छोटी लड़की सम्राट स्टार फॉरेस्ट जितनी मजबूत या थोड़ी कमजोर थी, तो उसका आशीर्वाद क्रिस्टलीकरण मेरे आशीर्वाद पुनर्जीवन को पूरी तरह से दबा सकता था। हालांकि उनकी ताकत के बीच एक बड़ा अंतर है, जिससे उसका आशीर्वाद कमजोर हो गया और मैं उस आशीर्वाद को दबाने में असमर्थ हूँ जो मैंने एम्परर स्टार फॉरेस्ट को दिया था। पहले उसका गुस्सा मुझे पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। इसके अलावा मैं उसकी आत्मा में एबिसल्स की बुराई भी महसूस कर सकता हूँ। यह स्पष्ट है कि वे एबिसल्स के संपर्क में आया है और उनके साथ किसी तरह का सौदा किया है। ऐसा व्यक्ति ला सकता है, वह जहां भी जाता है तबाही मचा देता है। उसके लिए जीवित रहने से बेहतर है मरना। इसलिए मैं आपसे उसकी आत्मा को तब नष्ट करने के लिए कहता हूं जब वे अभी भी कमजोर स्थिति में है। यदि आप अब और इंतजार करते हैं तो पुनर्जीवन स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उस समय अपने आत्मबल के स्तर से उसकी आत्मा को नष्ट करना असंभव होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप जल्दी करें। इसके साथ ही मॉर्निंग स्टार्स की आवाज अचानक बंद हो गई। ये जियो ने कुछ और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मॉर्निंग स्टार्स से कोई जवाब नहीं मिला। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा ली, लेकिन इस मामले में ज्यादा गहराई से नहीं गए। उसने चुपचाप सिर हिलाया और विचार करते हुए निर्णय लेने की कोशिश की। बहुत जल्द ही उसे पता चल गया कि उसे क्या करना है। आत्मा विनाश साथ सम्राट स्टार फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ निम्नतम बिंदु तक दबा दिया गया था, जिसमें उनकी साधना, ऊर्जा और आत्मिक बल भी शामिल था, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं था। हालांकि इस कमजोर अवस्था में भी ये जियो इतना शक्तिशाली नहीं था कि एक ही हमले से सम्राट स्टार फॉरेस्ट को मार सके। उसे लगातार 7 बार आत्मा विनाश की क्षमता का प्रयोग करना पड़ा और उसके बाद ही वह सम्राट स्टार फॉरेस्ट की आत्मा को नष्ट करने में कामयाब रहा, जिससे वह पूरी तरह से मर गया। सुबह के सितारों की भूमि में लोगों के लिए किंवदंती के एक युग का अंत इतने अजीब तरीके से हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही सम्राट स्टार फॉरेस्ट की मृत्यु हुई, लिंगयू की भौहें चढ़ गईं। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ महसूस हुआ है, लेकिन वह यह नहीं कह सकती कि उसे अभी क्या महसूस हुआ। अंत में
उसने अपना सिर हिलाया और जून लिंगजी की ओर देखने लगी। जू लिंगजी ने उसे देखकर मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने लिन हाओ और गु जिंगयू की ओर मुड़ते हुए कहा, चिंता मत करो, खतरा पूरी तरह से मिट गया है। अब तुम्हें सम्राट स्टार फॉरेस्ट के क्रोध या किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो और पूछा, लिंग जियाओलोंग के साथ आपकी बातचीत से मुझे लगता है कि आप एक सोर्स यूनिवर्स से आए हैं। ठीक है, लिन हाओ ने ज्यादा नहीं सोचा और सिर हिलाया। वैसे भी स्वर्ग पहले ही नष्ट हो चुका है और जून लिंगजी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तो लिन हाओ ने उसे जवाब देने में संकोच नहीं किया। लेकिन जब उसने जून लिंगजी को ये लिंग जियाओ लोंग कहते हुए सुना तो वह भी हैरान रह गया। वह हैरान और भ्रमित था, इसलिए उसने पूछा, यह लिंग जियाओलोंग कौन है? क्या आप कुछ देर पहले उससे बात नहीं कर रहे थे और वह अचानक गायब हो गया? जू लिंगजी ने अपनी भौहें उठाई और धीमी आवाज में कहा, यह महसूस करते हुए कि कुछ ठीक नहीं है। पहले लिंग जियाओलोंग और लिन हाओ ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर वे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वे एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हों। फिर वह लिंग जियाओलोंग को क्यों नहीं पहचान रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि लिंग जियाओलोंग का असली नाम कुछ और हो और उसने अपनी पहचान सभी से छुपाई हो? ओह, तो वह लिंग जियाओलोंग है। लिन हाओ ने समझ में सिर हिलाया और भ्रम जैसी कोई भावना नहीं दिखाई। उसकी आंखों में केवल एहसास झलक रहा था जो जल्द ही खत्म हो गया। लिन हाओ ने यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कि जून लिंगजी ये जियो को अलग नाम से क्यों बुला रहे थे, और इसका मुख्य कारण यह था कि लिन हाओ पहले से ही लाखों वर्षों से जीवित थे और उनके पास बहुत सारे अनुभव थे। वह अपनी भावनाओं को छिपाना जानता था और एक पल में कई कारणों के बारे में सोच सकता था कि क्यों ये जियाओ को लिंग शियाओलोंग कहा जाता था। नतीजा यह निकला कि यह जियाओ एक अलग नाम के साथ अराजकता में रह रहा था, या फिर उसने किसी शक्तिशाली दुश्मन का पीछा करने से बचने के लिए अपना नाम बदल लिया। एक पल में उसके सामने कई कारण आ गए और यही कारण है कि वे ऐसी स्थिति में भी शांत रहने में सक्षम था। अपने चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखा रहा था और जून लिंगजी को सामान्य से कुछ अलग अनुमान लगाने दे रहा था। जू लिंगजी हैरान थी, लेकिन उसने ये जियाओ के बारे में पूछना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने अपना परिचय दिया और उससे कहा, मैं ब्लू वैली की भूमि से आई हूँ, जो सुबह के सितारों की भूमि से एक स्तर ऊंची भूमि है, जहाँ अनगिनत अराजकता अधिपति संत और 9 विशाल मूल समुद्री क्षेत्र के योद्धा भूमि के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन करते हैं। ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन के साथ बहुत कम अधिपति बल हैं जो उनकी रक्षा करते हैं, और मैं उनमें से एक विशेषज्ञ हूँ। मैं जिस अधिपति बल से संबंधित हूँ उसे फ्रेग्रेंट पीच फेयरीलैंड कहा जाता है और यह केवल महिलाओं के लिए एक अधिपति भूमि है। लेकिन मैं आपको एक अपवाद बना सकता हूँ। अपने शिष्य को मेरे साथ लाओ और मेरे सुगंधित पीच परिलोक का सदस्य बनो। यह एक छोटी लड़की अभी भी आपकी शिष्या रहेगी, लेकिन आप मेरे परिलोक के संसाधनों का उपयोग उसका पालन पोषण करने और उसकी क्षमता को पूरी तरह से जागृत करते हुए उसे और अधिक मजबूत बनाने में कर सकते हैं। हालांकि जून लिंगजी की पेशकश निस्वार्थ लग सकती है, लेकिन वे वास्तव में अपने सुगंधित पीच परिलोक के लाभ के लिए सोच रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उसे लिन हाओ में कोई दिलचस्पी नहीं है, हालांकि उसने गु जिंगयू की प्रतिभा को अपनी आंखों से देखा है। सम्राट स्टार फॉरेस्ट की तरह उसने भी सोचा कि लिन हाओ के पास गु जिंगयू को सिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है और वे केवल उसका गुरुवार बनने के लिए भाग्यशाली था। हालांकि गु जिंगयू की पहले की प्रतिक्रिया से उसे एहसास हुआ कि अगर उसने लिन हाओ को गु जिंगयू से अलग करने की कोशिश भी की तो गु जिंगयू उसके परिलोक में आकर उसके अधीनस्थ बनने के बजाय मर जाना पसंद करेगी। इसलिए
वह केवल लिनहाओ को एक जैतून शाखा प्रदान कर सकती थी, साथ ही गुजेंग्यू को भी इसमें शामिल करने की उम्मीद कर सकती थी, और वह भविष्य में गुजेंग्यू को सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर धीरे धीरे लिनहाओ का साथ छोड़ने के लिए आश्वस्त थी। जैसा कि लोटस ऑफ कैओस ने ये जियाओ को बहुत पहले बताया था, कोई भी मजबूत व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं होता है। जब तक बात उनके फायदे की होगी, वे अपनी शक्ति में कुछ भी करेंगे। यू हाओ, यू रोंग और यू फिंग ऐसे ही लोग थे। यू तियान भी ऐसे ही एक शख्स थे। दानव सम्राट और सम्राट स्टार फॉरेस्ट भी ऐसे ही लोग थे, और जून लिंगजी भी ऐसे ही हैं। जब तलवारों की बात आती है तो गुजेंग्यू की क्षमता और उसकी भयानक प्रतिभा को देखते हुए उसने गुजेंग्यू को इसमें शामिल करने के लिए एक खेल खेलने में संकोच नहीं किया। हालांकि उसने लिनहाओ को कम आंका। जी नहीं, धन्यवाद। लिनहाओ ने बिना दोबारा सोचे उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया। फिर उसने गुजेंग्युए की ओर देखा और कहा, जिंग्युए, चलो चलें, और ऐसे ही वो घटना स्थल से चले गए। ये जियाओ ने जून लिंगजी और अन्य लोगों को देखा और फिर गायब हो गया। उनका आगमन और प्रस्थान सभी के लिए पूर्णतया अज्ञात रहा। नेता जून, क्या आप उन्हें ऐसे ही जाने दे रहे हैं? लिनहाओ और गुजेंग्यू की गायब होती पीठ को देखकर फ्रेग्रेंट पीच फेयरीलैंड के बुजुर्गों में से एक ने झिझकते हुए पूछा। जून लिंगजी ने आह भरी और फिर कहा, हाँ, वह बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन वे उस व्यक्ति लिनहाओ पर बहुत अधिक भरोसा कर रही है। अगर हम उसे जबरदस्ती अपने साथ लाते हैं तो मुझे डर है कि हमें केवल उसकी नफरत और गुस्सा मिलेगा। जब एक खतरनाक समय आने पर वे हमारी मदद करने के बजाय हमारे परिलोक को धोखा दे सकती है। वह निश्चित रूप से भविष्य में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बन जाएगी। इसलिए आइए इस भावी विशेषज्ञ को नाराज न करें। सभी ने आह भरी और सिर हिलाया। वे जानते थे कि जून लिंगजी ने एक बुद्धिमान निर्णय लिया है। इस समय लिंगयू जून लिंगजी के पास आया और कहा, मास्टर, मुझे पहले ही ये एहसास हुआ कि कोई हम पर जासूसी कर रहा था। जून लिंगजी ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या आप जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन है? यद्यपि आपने उसे परिचित पाया, मैं यह बताने में असमर्थ था कि वह व्यक्ति वास्तव में कौन है। उस व्यक्ति के चारों ओर स्थानिक ऊर्जा की लहरें मेरी इंद्रियों को बाधित कर रही थीं, जिससे मैं असहाय हो गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।